एफएससी फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन के मुतल्लिक है। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज चार्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हाउस ऑफ फिज़िक्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे स्टडी सर्कल में शामिल हो जाए। पहले एक्सरसाइज चार्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। मज़ीद ये कि एक ऐसा व्हील जिसका रेडियस पता हो, मालूम हो, उसके लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी में से कोई एक क्वांटिटी दी गई हो तो दूसरी क्वांटिटी कैसे मालूम होगी। हम जानते हैं कि किसी सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की किसी ख़ास इंस्टेंट पर लीनियर वेलोसिटी अलॉन्ग टेंजेंट होती है। इसी मुनासबत से सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की किसी ख़ास पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहलाती है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। मज़ीद ये कि एक ऐसा व्हील जिसका रेडियस नोन हो, उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी में से कोई एक क्वांटिटी पता हो तो दूसरी क्वांटिटी v बराबर है आर ओमेगा के फार्मूला से फाइंड आउट की जाती है। सेकेंड एक्सरसाइज चार्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या मुराद है। मज़ीद ये कि एक सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों ज़रूरी है। तो एक ऐसी फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट को दायरे में चक्कर लगाने पर मजबूर करे सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है। हम जानते हैं कि तमाम मूव करने वाले ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अपनी मोशन की टेंडेंसी शो करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए एक ऐसी परपेंडिकुलर फोर्स दरकार होती है जो कि उनके नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बदले। ऐसी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। थर्ड एक्सरसाइज चार्ट क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या मुराद है, इसकी अहमियत बयान करें। तो सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की एक बुनियादी फिजिकल क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो उस ऑब्जेक्ट के मैस और स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है। मज़ीद ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी इनर्शिया का रोटेशनल इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये है कि एक सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके इन अकॉर्डेंस कोई भी सर्कुलर मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत शो करता है। हमारे इस YouTube चैनल के साथ एसोसिएटेड ब्लॉग हाउस ऑफ फिज़िक्स है, जिसके ऊपर मैट्रिक फ़िज़िक्स, एफएससी फ़िज़िक्स और बीएससी फ़िज़िक्स के कंप्लीट नोट्स मौजूद हैं। आप वहाँ से ये तमाम नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली गूगल करें तो आप हमारे ब्लॉग तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक बात है चैप्टर नंबर 5 की, तो इस ब्लॉग पर चैप्टर नंबर 5 के कंप्लीट नोट्स मौजूद हैं, जिनमें थ्योरी, न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज चार्ट क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यूज भी सारे चैप्टर के दिए गए हैं। फोर्थ एक्सरसाइज चार्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम से क्या मुराद है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एक्सप्लेन करें। तो एंगुलर मोमेंटम दरअसल पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के क्रॉस प्रोडक्ट का नाम है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसी एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व किया जाए तो ये बात सामने आती है कि एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट की इक्वल है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। किसी भी बैरूनी टॉर्क की गैर मौजूदगी में किसी सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 भी लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी एक सिस्टम के लिए पहली स्टेट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट उसी सिस्टम के लिए किसी दूसरी स्टेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फिफ्थ एक्सरसाइज चार्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साबित करें कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mvr के बराबर है। हम जानते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है। अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपेंड किया जाए तो ये वाली इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू r मैग्नीट्यूड p मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। क्योंकि हमने जो चीज़ प्रूव करनी है
उसका ताल्लुक एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड के साथ है। इसी वजह से हम राइट हैंड साइड पे मौजूद यूनिट वेक्टर इग्नोर करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम आर पी साइन थीटा की इक्वल हुई। हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है। ये सब्स्टिट्यूशन ऊपर की इक्वेशन में करने से एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड एम वी आर साइन थीटा के बराबर साबित हो जाएगी। हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए रेडियस वेक्टर और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान हमेशा एंगल 90 डिग्री का होता है। ये सब्स्टिट्यूशन एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड में की जाए तो एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड एम वी आर साइन 90 की इक्वल होगी। अब साइन 90 क्योंकि 1 की इक्वल है, इसी वजह से एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड एम वी आर साबित हुई। छठे एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक लो फ्लाइंग सैटेलाइट की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी। हम जानते हैं कि सैटेलाइट्स जब ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही होती हैं तो इनको सेंट्रीपिटल फोर्स ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स मुहैया करती है, और सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r वाले फार्मूला से फाइंड आउट किया जाता है। क्योंकि हम लो फ्लाइंग सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ के इक्वल होगा। ऐसे में हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन g = v²/r की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यहाँ पे r रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसी एक्सप्रेशन को वेलोसिटी के लिए सॉल्व किया जाए तो हमारे पास वेलोसिटी g × r² की इक्वल आएगी। g और r की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से वेलोसिटी की वैल्यू 79 मीटर पर सेकेंड आएगी, जो कि 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ कोई सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सकती है। ये वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहलाती है। 7th एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे मालूम की जाती है। तो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, जिसको राइट हैंड रूल की मदद से डिटरमिन किया जाता है। राइट हैंड रूल के मुताबिक एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ा जाता है कि आपकी कर्लिंग फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पॉइंट आउट करें तो इरेक्टेड थंब हमें एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देगा। 8th एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं को फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स क्यों कहा जाता है। मज़ीद ये कि अपनी एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हुए ये वाज़े करें कि अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस का फिनोमेना क्यों शो करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं जैसा कि सैटेलाइट्स को सर्टन हाइट पर लेके जाकर एक वेल डिफाइंड लीनियर वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेरे असर एक ऐसे कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं जिनके पाथ का कर्वेचर ज़मीन के कर्वेचर के इक्वल होता है। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्योंकि हर वक्त ज़मीन के सेंटर की तरफ गिरने की टेंडेंसी शो कर रहे हैं और ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेरे असर मूव कर रहे हैं, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। मज़ीद ये कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि फ्री फॉल कर रहे हों उनका एक्सेलरेशन ज़मीन के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के इक्वल होता है। मज़ीद ये कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से गिर रहे हों वो वेटलेसनेस का फिनोमेना शो करते हैं। 9th एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन है कि मड या कीचड़ के ज़रात किसी मूविंग साइकिल के टायर से अलग होने के बाद किस डायरेक्शन में फ्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि जब तक मड या कीचड़ के ज़रात टायर के साथ अटैच रहते हैं तो मड और टायर के दरमियान पाई जाने वाली कोहेसिव फोर्सेस उन ज़रात को सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करती हैं, जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव करते हैं। लेकिन जब मड के ज़रात टायर से अलग हो जाएंगे तो उनको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया नहीं होगी और वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी मूव करेंगे। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स की लीनियर वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल होती है, तो मड के ज़रात अलॉन्ग टेंजेंट टू द टायर मूव करेंगे। 10th एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिस्क और हूप जिन्हें टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन से एक ही वक्त में नीचे रोल डाउन किया गया है वो बॉटम में जब पहुंचेंगी तो किस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी। हम जानते हैं कि एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन डिस्क और हूप की वेलोसिटी इन फार्मूलों की मदद से फाइंड आउट की जाती है। वेलोसिटी ऑफ द डिस्क 4/3 GH² के इक्वल होगी और वेलोसिटी ऑफ द हूप GH² के इक्वल होगी। अब इन दोनों फार्मूलों से वाज़ेह है कि स्क्वायर रूट के अंदर GH का कोफिशिएंट
डिस्क के केस में लार्जर है, इसी वजह से velocity of the disk at the bottom of inclined plane will be larger as compared to the velocity of the hoop at the bottom of inclined plane. 11th एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन है कि एक डाइवर डाइविंग पूल में छलांग लगाने से पहले और बाद अपनी बॉडी पोजीशंस क्यों चेंज करता है। तो एक डाइवर डाइविंग बोर्ड से छलांग लगाने के बाद और फिर पानी में एंटर होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा समरसॉल्ट्स लेने के लिए अपनी बॉडी पोजीशंस चेंज करता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा समरसॉल्ट्स लेने का जो अमल है ये इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तकमील पाता है। इनिशियली जब डाइवर डाइविंग बोर्ड से छलांग लगाता है तो उसकी लेग्स और आर्म फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं। इस पोजीशन में डाइवर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कम होती है। हम इनिशियल एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 और एंगुलर वेलोसिटी को ω1 लेबल करते हैं, और I1 और ω1 का प्रोडक्ट जो कि एंगुलर मोमेंटम के बराबर है ये इस डाइवर का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम स्पेसिफाई करेगा। इसके बाद जब तक डाइवर एयर में रहेगा उसका एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर रहेगा। इसके बाद जब डाइवर अपने जिस्म को क्लोज टक पोजीशन में लेके जाता है तो जिस हद तक वो अपने जिस्म को क्लोज टक पोजीशन में लेके जाएगा उतना ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और उसी शरह से फिर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जो कि जिसकी वजह से डाइवर ज़्यादा से ज़्यादा समरसॉल्ट्स मैनेज कर पाएगा। 12वें एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि एक स्टूडेंट अपने दोनों हाथों में डम्बल्स लिए स्ट्रेच आर्म पोजीशन के साथ किसी टर्न टेबल पर बैठा है। उस स्टूडेंट को इस तरह से पुश दिया गया कि वो सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करने लगा है। पूछा ये जा रहा है कि जब वो स्टूडेंट दोनों डम्बल्स अपने चेस्ट के करीब लेके आएगा तो इस अमल का असर उसकी रेट ऑफ रोटेशन पर क्या होगा। तो इनिशली जब स्टूडेंट के आर्म स्ट्रेच पोजीशन में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है और एंगुलर वेलोसिटी कम। हम अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट का इस इनिशियल पोजीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 के बराबर होगा और एंगुलर मोमेंटम ω1 के। I1 और ω1 का प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, तो I1 इंटू ω1 ये इस ऑब्जेक्ट का, इस पर्सन का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम स्पेसिफाई करेगा। इसके बाद जब स्टूडेंट नई पोजीशन इख्तियार करता है और दोनों डम्बल्स अपने चेस्ट के करीब लेके आता है तो इस नई पोजीशन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होके I2 हो जाएगा। जिस शरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसी शरह से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इस सारे अमल के नतीजे में रेट ऑफ रोटेशन में इजाफा होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लास्ट एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन है कि किसी टीवी ट्रांसमिशन की ग्लोबल कवरेज के लिए कम से कम कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स दरकार हैं। हम जानते हैं कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ज़मीन के लॉन्गिट्यूड का 120 डिग्री कवर करता है। तो किसी टीवी ट्रांसमिशन की ग्लोबल कवरेज के लिए 3 करेक्टली पोजीशन सैटेलाइट ज़मीन का टोटल लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री कवर करने के लिए काफ़ी होंगे। आखिर में मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि न सिर्फ इस वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका लाइक और शेयर न सिर्फ इस चैनल की रेटिंग बढ़ाएगा बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जो कि ऑनलाइन हेल्प सर्च कर रहे हैं।